Hello everyone, my name is Hardik. Welcome back to my channel and आज हम JDK JRE JVM को पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो इस टॉपिक को कवर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से इसके बिना जावा चल ही नहीं सकती। मतलब आप जावा का कोड लिख रहे हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसको चलने के लिए ये चीज़ें लगेंगी। अब इस चीज को समझने से पहले ना मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो जावा होती है, हम कहते तो हैं, हमने पहली वीडियो में पढ़ा है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। बट वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होती है, बाकी लैंग्वेजेस सी एंड सी प्लस प्लस वो क्यों नहीं होती? तो इस चीज को पहले पढ़ते हैं। तो जावा क्या होता है? जावा का ना एक फंडा होता है कि हम जो सोर्स कोड लिखते हैं ना, सोर्स कोड पता है कौन सा कोड होता है जो आप कोडिंग में लिखते हो? जिनको नहीं पता, वो कोड जो आप लिखते हो जिसके अंदर आप सिंटेक्स वगैरह लिखते हो वो हमारा सोर्स कोड होता है। तो जो आम लैंग्वेजेस होगी ना, दूसरी लैंग्वेज जैसे सी होगी, सी प्लस प्लस होगी, उसमें क्या होता है? आप प्रोग्राम लिखते हो, सोर्स कोड लिखते हो, एंड कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करता है। कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि जो सिंटेक्स वगैरह है वो आपने सही से लिखे या नहीं लिखे, कोई सेमीकोलन मिस हो गया। तो इस चीज में भी जावा भी स्ट्रिक्ट होता है कि सेमीकोलन मिस नहीं कर सकते आप। तो हाँ, ये कंपाइलर इस चीज को चेक करता है। एंड उसके बाद क्या होता है? कंपाइल होके वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड यानी वो कोड 0 1 वाला कोड। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मशीन कोड होता है ना, वो डिपेंडेबल होता है। यानी जो हमारा सोर्स कोड हो गया, वो डिपेंडेबल हो गया। मतलब कि अगर आपने सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर पीसी में लिखा है ना, तो वो उस पर्टिकुलर पीसी में ही चलेगा, उसी के कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसको चलने के लिए। तो ये काफ़ी, मतलब पहले के टाइम कितने इश्यूज़ आते होंगे आप सोच सकते हो। आप इमेजिन ही कर लो, इतने लाखों पीसीज़ हैं, ठीक है? इतने सारे, किसी की कोई कॉन्फ़िगरेशन है, किसी की कोई कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप जाओ कहीं, आप गूगल पे भी जाते हो, आप डाउनलोड करते हो किसी चीज़ को, तो आप क्या देखते हो कि हाँ, भैया आपने लैपटॉप खोला एंड आपने एग्ज़ाम्पल के लिए आपने कुछ चीज़ डाउनलोड करी, तो उसमें सिर्फ़ यही पूछेंगे कि हाँ, भैया आपने विंडोज़ के लिए करना है, आपने मैक के लिए करना है, आपने लिनक्स के लिए करना है। बट आप इमेजिन करो अगर आपसे वो पूछे कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आपके सिस्टम की रैम क्या है? आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट कितने हैं? अगर वो चीज़ें बोलने लगे तो यार ये तो आप मतलब डाउनलोड करने में खप जाओगे। तो जावा क्या करता है? ये सी प्लस एंड सी का हाल था। तो जावा ने क्या कहा? जावा ने कहा कि आप प्रोग्राम जो आप सोर्स कोड लिख रहे हो, उसे डायरेक्टली मशीन कोड में ना कन्वर्ट करो। आप क्या करो? उसे कंपाइल करो और बाइट कोड में कन्वर्ट करो। बाइट कोड क्या होता है? जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हाँ ये बाइट कोड है। तो आप इस बाइट कोड में कन्वर्ट करो एंड आगे जेवीएम। अब हमारा जो जेवीएम, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा जेडीके जेआरई जेवीएम, तो जेवीएम उसमें है। जेवीएम क्या करेगा? उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड हमारा 0 1 वाला कोड हो गया जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप हमारा समझ सकता है। तो अब ये जेवीएम क्या होता है? जेवीएम क्या होता है, हम इसको समझते हैं। जेवीएम एक तरह की जावा वर्चुअल मशीन है, एक तरह की नहीं, जावा वर्चुअल मशीन ही है वो। एंड ये एक पार्ट है जावा के रन टाइम इन्वायरमेंट का। जो रिस्पॉन्सिबल है जेवीएम का, क्या रोल होता है आप अगर इसमें भी देखोगे, तो ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करना यानी कि जो कोड लिखा हुआ है, अब उस कोड को एग्जीक्यूट करना एंड उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना, वो हमारा जेवीएम का कार्य है। यानी जावा का कोड जो है उसको रन करना बेसिकली जेवीएम का काम है। तो अब आपको मैंने, आप सोच रहे हो कि यार बाइट कोड, ये प्रोग्राम, ये मशीन कोड, यार इसमें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहाँ से आई? इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इसलिए आई क्योंकि बाइट कोड जो आपने जावा का सोर्स कोड लिखा, वो क्या करेगा? कंपाइल होएगा एंड बाइट कोड में कन्वर्ट होएगा। अब ये बाइट कोड ना, ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ये आप बाइट कोड को कहीं भी भेज दो, मतलब ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ये बाइट कोड अब जेवीएम के साथ ये चल जाएगा, ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जेवीएम जो होता है वो एक तरह का इसे सपोर्ट देगा कि मतलब एक तरह की वर्चुअल मशीन है जो इसको रन करवाएगी, इस जावा के कोड को रन करेगी, जो बाइट कोड है इसको रन करेगी एंड इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगी। जेवीएम अपने विंडोज के लिए अलग होएगा, मैक ओएस के लिए अलग होएगा, लिनक्स के लिए अलग होएगा। इस कारण से आप देखते हो कि जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हो, मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर रहे हो, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है? तो जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है? ये आपके कोड को, ये जो आपका बाइट कोड है, इसको लोड करेगा मेमोरी के अंदर एंड उस कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा एंड इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये हमारे जेवीएम का काम है। एंड अब यहाँ पर जेआरई का क्या काम है? जेआरई क्या करता है? ये स्टैंड करता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है?
एक आप इस चीज को समझो, इसके अंदर होएगा अपना, एक तो वर्चुअल मशीन होएगी, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। एक इसके अंदर लाइब्रेरीज होंगी, लाइब्रेरीज यानी कि जैसे आपने इनपुट लाइब्रेरीज मतलब जो पहले ही कोड लिखा हुआ है आप उसको यूज करो, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो इतने सारा, पहले ही जब कुछ आपको जावा प्रोवाइड कर रहा है लाइब्रेरीज के अंदर। अब जैसे एक होती है आपकी यूटिल नाम की होती है, उसमें स्कैनर होता है, इससे आप इनपुट ले सकते हो। तो ये सब कुछ जावा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको मतलब सबको लिखा लिखाया लाइब्रेरी से मिल रहा है, तो ये आपको कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? ये आपको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो इन शॉर्ट इन समरी, जीआरई जो है वो जेवीएम को इंक्लूड करता है, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है, सपोर्टिंग फाइल्स को इंक्लूड करता है। ठीक है। तो जेडीके क्या होता है? जेडीके जो होता है, आप अगर सोचो आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या लगता है? बैट लगता है, बॉल लगता है, आपको पूरी क्रिकेट की किट लगती है। ठीक है। उसी तरह हमारी जेडीके किट है, यानी जावा डेवलपमेंट की किट है, जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको जेडीके लगेगा। अभी जेडीके क्या होता है? ये क्या करता है? ये जावा जेआरई को भी इंक्लूड करता है, ये कंपाइलर को भी इंक्लूड करता है। कंपाइलर हो गया डेवलपमेंट टूल से, कंपाइलर जो मतलब कि कन्वर्ट करता है आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में। ठीक है। तो ये हमारा जेडीके का काम होता है। तो इस चीज को समझने के लिए ना एक प्रोग्राम बनाते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सो ये एक तरह का ना जावा का कोड लिखा हुआ है। अब कईयों को मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि जावा में क्या लिखा हुआ है, ये क्या पब्लिक, क्या क्लास, क्या। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, बट मेरा इस समय क्या मेन मोटिव है कि मैं आपको जेडीके जेवीएम जेआरई का चीज समझा सकूं। कि मैं जो बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये सोर्स कोड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं आपको सब समझा सकूं। मेरा मेन मोटिव इस समय ये है। तो आप कुल मिला के ये चीज समझो कि जो हेलो दुनिया लिखा है ना, ये मेन प्रिंटेबल चीज है, ये चीज जो है प्रिंट होएगी हमारी। ये जो सिस्टम डॉट, देखो आप पढ़ोगे भी ना प्रिंट एलन, यानी इसको प्रिंट कर दो, तो मेन मतलब यही है इसका। मैं आपको समझाऊंगा, ये आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। बट अभी हमारा जो टॉपिक है जेडी के जेआरई वाला, हम उसे करते हैं। ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे इसको, मैंने ना एक नया फोल्डर क्रिएट करा है, ये वाला। ये इस समय एम्प्टी है, इसको ऑल फाइल्स कर लेते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे, अब एक चीज को ध्यान रखना है कि जो आप इसको सेव करोगे ना, ये हमेशा आपकी क्लास के नेम के साथ मैच करना चाहिए। यहाँ पर ये जो क्लास का नेम है ना, यही नेम आपका यहाँ पर होना चाहिए। मैं इसे ना मैनुअली टाइप कर लेता हूँ एंड डॉट जावा रख देता हूँ, क्योंकि डॉट जावा इसलिए क्योंकि ये जावा की फाइल है। ठीक है। एंड हेलो वर्ल्ड आप देखोगे क्लास का नेम और इस फाइल का नेम सेम है। इसके इसको अब हम सेव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा न्यू फोल्डर कहाँ पर है। ये देखो आपका ये न्यू फोल्डर है, एंड यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम, इसके आप देखोगे हेलो वर्ल्ड से ये फाइल सेव हो रखी है। एंड अगर मैं आपको और जूम करूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कॉफी बनी हुई है, यानी ये जावा का है। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको CMD। ठीक है। ये आपका पूरा पाथ में खुला है। ठीक है। आप ऐसे टाइप करके इस कमांड को खोल सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट को। एंड इसको अब हम रन करते हैं, जावा का सी, ये क्या होता है? जावा सी कंपाइलर। जावा सी कंपाइलर, सी जो है कंपाइलर के स्टैंड करता है। एंड इस फाइल को रन करने के लिए हम करेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। ठीक है। इसने टाइम दिया, इसने एक एरर दी है मेरे को, इफ annotation प्रोसेसिंग इज एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड। एक सेकेंड, जेएस में सेव हुआ है क्या ये? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओ सॉरी सॉरी गाइस, मैंने जेएस में क्यों करा? हेलो वर्ल्ड जावा, मैं अभी, अब अगर आप पीछे देखो, अरे पता है क्या है, पीछे मैं अभी प्रोजेक्ट बना रहा था जेएस का, तो इस कारण से मुझे आदत जेएस की एक्सटेंशन लगाने की पड़ी है। सो कोई नहीं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अब देखो एक डॉट क्लास बन गई है। डॉट क्लास क्या है? यानी कि ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, ये जो हमारा सोर्स कोड है ये बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है। अब जो मेन कोड है ना, ये जो हमारा बाइट कोड है, ये देखो। अब इसको अगर मैं ओपन करूं, तो आप यहाँ देखोगे जावा लैंग, ये आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि बाइट कोड में लिखा, बट हम ये पढ़ सकते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। इस कमांड ने क्या करा? इस कमांड ने इसको कंपाइल करा। अब अगर हम ये कमांड लिखेंगे ना, हेलो वर्ल्ड, इससे क्या होगा? हमारा जेवीएम एक्टिवेट होएगा। जेवीएम क्या करेगा? इस डॉट बाइट कोड जो हमारी डॉट क्लास है, इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर?
ये हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, एंड अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखो हेलो दुनिया हमारा लिखा है। ठीक है। तो ये कुछ फंडा है जी हमारा, ये इससे हमारा क्या होता है, जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमारा ये क्लियर होता है। एंड एक चीज जो हमारे को क्लियर होगी कि जेडीके क्या होता है, ये जेआरई क्या होता है, एंड ये जेवीएम क्या होता है। ठीक है। तो आपको जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है तो आपके लैपटॉप के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जेडीके का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। एंड मैं तो प्रेफर करूंगा आप लेटेस्ट ही वर्जन इंस्टॉल करो। एंड इस समय लेटेस्ट में आई थिंक 25 लॉन्च हो ही गया है। सो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एंड मुझे आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। एंड इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है।